राधे राधे बच्चों। कल अपन ने अध्याय नंबर 1 की पहली क्लास प्रारंभ की थी। आज उसी की दूसरी क्लास प्रारंभ करते हैं। और कल का अपना लास्ट टॉपिक था क्या? HCF, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, मैंने इसमें दो बातें बताई थी आपको, तो कि एलसीएम में स और ये जो लस होता है, इसमें ये वाला स और मस में इस वाले स, दोनों स का अलग अलग अर्थ होता है। ठीक है ना। तो कल अपना टॉपिक था महत्तम समापवर्तक। इंग्लिश में इसको शॉर्ट में लिखा था HC, और ये लिखा था। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं आज अपन। इसके बाद में परिभाषा एलसीएम की लिखाऊंगा, फिर दोनों को साथ समझेंगे, है ना। तो पहले महत्तम समय, ये लग ही रहा था आपके टॉपिक, इसकी परिभाषा लिख लो। दो या दो से महत्तम समापवर्तक में लिखना, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं, दो या दो से अधिक संख्याओं का मस, मस शॉर्ट में लिख लेना, ये वाला मस, दो या दो से अधिक संख्याओं का मस, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका दी गई संख्याओं में जिसका दी गई संख्याओं में पूरी बार, पूरी मत लिख देना, तो पूरी बार भाग जाता है, पूरी बार भाग जाता है। लिख लिया। दो या दो से अधिक संख्याओं का मस वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरी बार भाग जाता है। आ जाएगी बात समझ में? वैसे भी मैंने 2 से 3 लाइनें जो भी लिखवाई, नहीं आई समझ में कोई बात नहीं। अभी मैं इसके साथ पहले एक नीचे जैसे यूं लिखो, जैसे 12 व 18 का मस, 12 व 18 का मस। किस किस को निकालना आता है मस? चलो अभी निकाल के लिखना। इसमें अब ये वाली लाइन छोड़ दो, वो जो मस बराबर करके उस लाइन को छोड़ दो, और अगली लाइन में टॉपिक डालो। अभी दोनों चीजों को साथ समझाऊंगा ना। अगली लाइन में टॉपिक डालो, लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य LCM, ये वाला टॉपिक डालो। दोनों को साथ समझा दूंगा ना। अभी 1 मिनट इसको पहले परिभाषा लिख लेते हैं, क्या अंतर है वो डिफरेंस समझ लेंगे। लघुत्तम समापवर्त्य, देखो इस वाले मस में इस स का मतलब होता है समापवर्तक, और लघुत्तम ये लस में इस स का मतलब होता है समापवर्त्य। अलग अलग होता है, ध्यान रखना इस चीज का। समापवर्त्य इसमें लिखना, एलसीएम में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं, दो या दो से अधिक संख्याओं का लस वह
वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें क्या, एक मिनट पूरी लाइन बोलना, मैं कंफ्यूज हो गया वहां लिखने में। जिसमें दी गई संख्याओं जिसमें दी गई संख्याओं का जिसमें दी गई संख्याओं का पूरी बार भाग जाता है, जिसमें दी गई संख्याओं का पूरी बार भाग जाता है। आ जाइए बात समझ में। अब इधर सुनो क्या है, दोनों चीजें क्या है देखो। एक तो है महत्तम समावर्तक की जो परिभाषा थी, उसमें एक तो दो शब्द आए थे, बड़ी से बड़ी संख्या, इसको पढ़ लेना। देखो महत्तम का मतलब क्या होता है, बड़ा, क्या होता है, बड़ा, ठीक है। समाप का मतलब होता है समान, समान या उभयनिष्ठ, बराबर, ठीक है। जो वर्तक है ना, इसका मतलब होता है क्या, गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है। लघुत्तम का मतलब होता है छोटा, क्या होता है, छोटा। समाप का मतलब वही क्या, समान भी लिख सकते हैं, क्या भी लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ भी लिख सकते हैं। किसका मतलब, इस समान का। और ये जो वर्त्य है, इसका मतलब होता है गुणज, गुणज। अब मेरे को ये बताओ, इस बड़े का मतलब जानते हो तो, इस छोटे का मतलब भी जानते हो तो, इस समान या उभयनिष्ठ का मतलब जानते हो ना, क्या होता है कि दो चीजें बराबर हो। उभयनिष्ठ का मतलब कि जैसे कि 2 + 2 × 3 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 को क्या लिख सकते हैं अपन, कॉमन। तो यहाँ 1 + क्या बचा, 3। तो जो कॉमन लेना होता है, उभयनिष्ठ है, शब्द कल भी आपने पढ़ा था ये, तो वो वाला समान या फिर उभयनिष्ठ, इस समाप का मतलब। अब इस वर्तक का मतलब है यहाँ पे तो क्या, गुणनखंड, और इस वर्त्य का मतलब है गुणज। तो इस गुणज और गुणनखंड का मतलब जानते हो क्या, क्या होता है इस गुणनखंड का मतलब। अरे देखो इधर सुनो, 12 के आपने कल गुणनखंड लिखे थे, क्या लिखे थे, 1 × 2 × 2 × 3 लिखे थे ना ये। तो ये क्या है, इसके गुणनखंड। अब मैं कहूँ ये तो 12 के क्या है, गुणनखंड, और इधर मैं आपसे लिखूं कि 12 के गुणज लिखो, तो फिर 12 के गुणज क्या है, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, ये सब क्या है, इसके गुणज है। तो गुणज समझ में आ गया कि 12 को देखो, 12 के गुणा में आने वाली वो संख्या, 12 के पाड़े में आने वाली संख्या, और 12 किन संख्याओं के गुणा से मिलकर बना है ये गुणनखंड। आ जाएगी बात समझ में। तो ये गुणज और ये क्या हो गया, ये हो गए क्या, गुणनखंड, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसमें आपने लास्ट में परिभाषा लिखी, उसमें क्या जैसे करके लिखो, 12 व 18 का लस, जैसे 12 व 18 का लस। बारह व 18 का लस लिख लिया। अब एक काम करो, अभी आपने हाथ खड़े किए थे कि मसा निकालना आता है और लसा निकालना। लसा तो अपने 2-3 दिन पहले से अपन सीख ही रहे थे, वो अभज्य गुणन करना सीख रहे थे, जोड़बागी सीख रहे थे भिन्नों के, तो लसा निकाल रहे थे। वहां पे कैसे निकाल रहे थे तो तुम्हें पता ही है। तो ऐसा करो, कॉपी के लास्ट पेज पे जाओ, तो 12 व 18 का मसा लग निकालो और 12 व 18 का लसा निकाल के बताओ देखिए क्या क्या आता है आपके, है ना। दोनों को निकालो। इधर सुनो, देखो आपने महत्तम समापवर्ती यानी मसा और लघुत्तम समापवर्ती इनका निकाला होगा, किस किस का, 12 व 18 का। यहाँ तो लिखा होगा मसा निकाला होगा, और इधर लिख के दूं मैं 12 व 18 का
लस, ये आपने निकाला होगा, ठीक है। किसी के नहीं निकला हो तो इधर सुनना। 12 का तो आपने इस प्रकार कभी भी मसा निकालना है, कोई भी दो संख्याएं हैं, तीन संख्याएं, चार, तो अलग अलग आप उनके क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 का भाग दे रहे हो यहाँ कितनी बार, 6 बार, फिर 2 का दोगे 3 बार, फिर दोगे 3 का, कितना, 1 आया। तो 12 के गुणनखंड कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 3, यही आया। फिर आप किसका देखो, 12 और 18 का निकालें तो 18 एंटीना बना के इस प्रकार यहाँ लिख के, फिर भाग 2, 2 का भाग 9 बार, ठीक है। अब किसका जाएगा, 3 का जाएगा कितनी बार, फिर किसका जाएगा, 3 का 1 बार। गुणनखंड क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब मसा निकाल रहे हैं तो दोनों जगह होने चाहिए ऐसे गुणनखंड, उभयनिष्ठ हो, ठीक है। तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो इसके मसा का जो आंसर होगा उसमें 1 2 तो आ गया। इस 2 के बाद ये वाला 2 यहाँ पे है, पर इसमें 2 है ही नहीं, है क्या यहाँ पे 2, तो इस 2 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, ये 3 यहाँ है, 3 यहाँ है क्या, तो 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, तो अपने आंसर में 1 3 यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिखे, इसके ये आए थे, इसके ये आए थे, 2 यहाँ मिला, 2 यहाँ मिला, तो 1 2 अपने आंसर में लिख दिया। आ जाएगी बात समझ में। 1 3 यहाँ पे मिला, 1 3 यहाँ पे मिला, तो 1 3 और 1 बार और लिख दिया। परंतु अब इसकी तो संख्याएं खत्म हो गई, इसमें 3 बचा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अपना जो मासा है, इन दोनों को गुणा करो, कितना आया, 6। तो मासा कितना आया बच्चों, 6 आ गया। आ जाएगी बात समझ में। तो मासा इस प्रकार से आया होगा, जिसे किसी के नहीं आया था वो इस प्रकार देख लेना। ये तो आया मासा निकालने की तरीका, ठीक है। अब लसा कैसे निकाला, 12 18 को एक ही एंटीना पे बिठाना है, अलग अलग नहीं बिठाना, ठीक है ना। इस प्रकार यहाँ तो अलग अलग किया था अपन ने, यहाँ एक ही साथ बिठाएंगे। और किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, कितनी बार, 6 बार और 9 बार। फिर इस 6 में 2 का जा रहा है तो 2 का ही देंगे 3 बार, और इसमें 9 बार, मतलब 9 ही जैसा का जैसा लिखना है। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ 9 है, तो अब किसका जा रहा है, 3 का, 1 और यहाँ 3 बार। फिर भाग देंगे क्योंकि अभी 1 नहीं आया, तो 3 और 1 और 1। आ जाइए बात समझे। इस बार इनके देखो, इन सभी को मल्टीप्लाई कर लो, वही क्या है आपके लसर। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, तो 36 क्या आ गया, 12 व 18 का क्या आ गया, लसर। आ जाइए बात समझ। यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या, नहीं। अब इधर सुनो, अब वो परिभाषा है ना, उस परिभाषा को समझते हैं। परिभाषा क्या लिखवाई थी मैंने, अब इधर सुनो। मैंने महत्तम समापवर्तक की परिभाषा क्या लिखवाई थी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या आती है 12 और 18, जिसका, इधर सुनना, यहाँ ध्यान देना, जिसका, ये बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका दी गई संख्याओं में पूरी बार भाग जाता है। यानी 6 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, दोनों संख्याओं पूरी बार जा रहा है ना। यानी अब इससे कोई ऐसी बड़ी संख्या नहीं है जिसका पूरी बार भाग जाए। अजय बात समझ में। अब इससे बड़ी कोई संख्या ले, देखो ऐसी कोई संख्या नहीं आई होगी 6 से बड़ी जिसका इसमें इन दोनों में पूरी बार भाग जाता होगा। किसी एक में जाएगा, दूसरे में नहीं जाएगा। तो ये 6 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या आ गई जिसका इन दोनों संख्याओं में पूरी बार भाग जा रहा है। भले महत्तम का मतलब महान, बड़ा है, परंतु इसकी वैल्यू कैसी आई है, छोटी आई है। क्योंकि इस लसा तो देखो और 36 मान बड़ा आया है ना, परंतु ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलेगा कि नाम तो बड़ा है परंतु वैल्यू कैसी आई है, छोटी आई है। छोटी क्यों आई है, क्योंकि एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या आ गई जिसका, यानी इसका देंगे इसमें भाग, इसका देंगे इसमें भाग, जो पूरी बार जाएगा। यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे इनका भाग इसमें देंगे जब पूरी बार जाता है। समझ में आया कि 12 का भाग देखो जा रहा है पूरी बार, 18 का भाग देखो इसमें जा रहा है पूरी बार। तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर ही तुम्हें ये समझना है कि जिसका भाग इसमें देते हैं और इसका इसमें जिसमें देते हैं, 12 18 का जिसमें देते हैं, इधर इधर इसका देते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ भाग 12 18 का भाग इसमें देते हैं। ये एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या आ गई, ऐसी छोटी संख्या ये लघुत्तम का मतलब छोटा, तो ऐसी छोटी संख्या ये जिसका अपन इन दोनों में पूरी बार भाग दे सकते हैं। अब इस 36 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जहां पर इनका 12 18 का बड़ी संख्या तो मिल सकती है, क्योंकि अभी मैं निकालूंगा और किस प्रकार बड़ी संख्या और मिल सकती है। तो ये बात समझ में आ गई क्या। यहाँ तो इस इनका भाग देंगे इधर,
तो पूरी बार भाग जाएगा। यहाँ पर इनका भाग देंगे इसमें जो पूरी बार भाग जाएगा। अब आगे समझते हैं। देखो ये नाम कैसे पढ़ा है इनका। देखो 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड क्या लिखे थे आपने? 2 × 2 × 3 ये लिखा था। और क्या नाम है 18 के गुणनखंड क्या लिखे थे? 2 × 3 × 3। तो अब इधर सुनो, एक तो आपको समान और क्या लेने? गुणनखंड, दोनों जगह समान हो। तो 12 व 18 का मस, तो एक तो 2 यहाँ से उठाया आपने क्योंकि दोनों जगह समान होना चाहिए। और एक देखो समान का मतलब दोनों उभयनिष्ठ होने चाहिए। यहाँ भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो एक 3 यहाँ से उठा लो। तो आंसर कितना आया? 6। अब इधर देखो 12, यहाँ तो क्या लिखा था मैं? 12 के गुणनखंड। यहाँ क्या लिखूंगा? 12 के गुणज, 12 के गुणज, 12 के गुणज, 12 के बाद 24, 24 के बाद 36 के बाद 48 के बाद 60। अरे कुछ भी आ सकता है ना, आगे बढ़ते जाए। 12 का पार्टा बोलना है, 12 बार 36 बार 44, कुछ भी बोलोगे। इसके बाद 18 का, 18 के गुणज। अब 18 का पार्टा बोलो। अरे बढ़ता जाएगा आगे। अब यहाँ पे देखो 18 के, देखो अब देखो यहाँ पे अपन क्या लिख रहे हैं? लस। तो यहाँ पे भी 36 मिला। अरे है यहाँ 36, और यहाँ पे भी क्या मिल गया? इसके नंबर सेकंड में 36। दोनों जगह कॉमन मिला नहीं मिला? उभयनिष्ठ। और आगे बढ़ रहे हैं तो यही संख्या मिली ना। मैंने कहा था ये ऐसी छोटी से छोटी संख्या ये जिसमें अगर इनका भाग दें तो पूरी बार भाग जाएगा। अगर बड़ी से बड़ी निकाले तो देखो आगे और कॉमन संख्या मिल सकती है। इसमें जैसे 60 आ रहा है, कहीं जैसे इसमें भी आएगा कहीं ना कहीं 72। 60 के बाद यहाँ 72 ही तो आएगा ना। तो देखो बड़ी संख्या तो और मिल गई, मिली कि नहीं मिली? परंतु छोटी से छोटी संख्या तो क्या है? 36 ये जिसमें अगर इनका भाग देंगे तो क्या जाएगा? पूरी बार। तो 12 व 18 का जो लसा है वो कितना है? 36 है। वो किस प्रकार आया ये देखा आपने? तो ये एक बड़ी, देखो छोटी कोई संख्या मिल रही है और यहाँ पे ये चीज मिल गई। ठीक है, तो इस चीज को उतारो। मुझे लगता है वो जो अपने लाइन छोटी थी ना, एक तो मौसम है वहाँ 12 18, तो वहाँ पे 6 कर देना। और लस के बाद एक लाइन लिखी थी जैसे 12 18 का लस, वहाँ पे क्या आंसर लिख देना? 36। फिर उसके बाद इस प्रकार डायग्राम बनाना, दोनों को छापना और फिर आगे बढ़ लेंगे। ठीक है, इस बार लेने यहाँ तक। देखो इधर सुनो, आप कहोगे कि सर 2 दिन बाद 3 दिन बाद हम इस चीज को भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएगा। तो इधर सुनो, छोटी छोटी मैं कुछ एक ट्रिक्स बता देता हूँ कि कहाँ तो वर्तक आएगा और कहाँ वर्त्य आएगा। छोटा सा तो अगर अपन ट्रिक के रूप में जाए तो देखो इधर सुनो, महत्तम, इसका ध्यान तो रखना। लघु का मतलब छोटा, तो फिर महत्तम का मतलब अपने आप क्या समझ जाना? बड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे महत्तम मतलब बड़ा। तो यहाँ पर ये जो वर्तक लिखा हुआ है ना, इसमें कहीं पे भी आधा शब्द है क्या? अरे कटा हुआ शब्द है क्या? नहीं है ना। तो मतलब महत्तम का मतलब यहाँ पे पूरा शब्द वाला आएगा, समाप वर्तक। ऐसा ध्यान रख लेना कि कहीं पे भी कटा हुआ शब्द आधा शब्द आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। तो महत्तम मतलब बड़ा, बड़ा के साथ कोई भी कटी हुई चीज नहीं आएगी। ऐसा ध्यान रख लेना कि महत्तम समाप वर्तक। अब लघुतम मतलब छोटा, तो इसमें कौन सा शब्द आ गया? कटा हुआ, आधा आ गया शब्द। लघु छोटा शब्द आ गया। आगे बात समझ में? इस प्रकार ध्यान रख देना। अब नेक्स्ट चीज, अब सर इसमें गुणनखंड आएगा और इसमें गुणज आएगा। गुणज मतलब 36, ऐसे ध्यान रख लेना। इसमें बड़ी वैल्यू आएगी, गुणज हमेशा बड़ी होती है, 12 24 बड़ी आ रही है ना। तो इसमें जो बड़ी वैल्यू आएगी इसको हम कैसे याद रखेंगे कि सर इसमें गुणज आएगा, इसमें गुणनखंड आएगा। तो इधर सुनो, इनके इंग्लिश नाम पे जाओ, HCF, और इसमें होता है LCM। मुझे नहीं पता कि आपको F का मतलब पता है नहीं पता, पर इस M का जरूर पता है। M का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुणज, तो याद रह जाएगा। तो मल्टीप्लाई में गुणज, इसका मतलब गुणज का मान कैसा होगा? बड़ा। F का मतलब होता है फैक्टर, फैक्टर मतलब गुणनखंड, जो की वैल्यू कैसी होगी? छोटी।
आ जाए बात समझ में, थोड़ा सा ट्रिक के रूप में इस प्रकार ध्यान रख लेना। और ये बात समझ में आ गई, उतार भी लिया होगा आपने। अब नेक्स्ट टॉपिक डालो, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक के दो मुख्य नियम। 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 तो कौन से दो मुख्य नियम है? उनमें से पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ये पहला करके इसको टॉपिक बनाओ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी को कलन विधि भी बोलते हैं। वैसे 10th का सिलेबस लास्ट ईयर काफी सारा कटा था, तो उसके बाद से इसका इतना ज्यादा महत्वपूर्ण कोई योगदान नहीं रहता, परंतु है किताब में तो थोड़ा बहुत इसको पढ़ लेते हैं। नहीं तो अगर ये जब सिलेबस कटा नहीं था उससे पहले इस चीज काफी ज्यादा काम आती थी, ये वाली चीज। इसके काफी सारे सवाल होते थे, अब नहीं है। वो 30% कोर्स रिड्यूस हुआ था ना, उसके बाद से बहुत इसके सवाल है ही नहीं। बस ये नाम है किताब में, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। लिखो इसमें। अच्छा रुको अभी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। वैसे मैंने ऊपर इससे ऊपर एक लाइन बोली थी, धनात्मक पूर्णांक के दो नियम, ऐसा बोला था ना लाइन। तो मुख्य नियम ऐसी लाइन बोली थी। तो वहां पे दो शब्द आए, धनात्मक और पूर्णांक। मतलब समझते हो पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? मतलब पूर्णांक किस प्रकार के हो सकते हैं? फिर बोलो। मैंने बोला ना धनात्मक पूर्णांक, इसका मतलब पूर्णांक और भी हो सकता है क्या? हाँ, ऋणात्मक। पूर्णांक नहीं समझा गया? 0 से 1 2 3 इस प्रकार जाएंगे धनात्मक, और इधर जाएंगे तो ऋणात्मक। तो ये वाली संख्याएं होगी ये ऋणात्मक पूर्णांक, और इधर वाली संख्याएं हो जाएगी वो धनात्मक पूर्णांक। अरे बात सुन। तो अपन कौन से वाले नियम पढ़ रहे हैं? धनात्मक पूर्णांक वाले। तो इसमें पहला क्या लिखा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। लिखो इसमें, लिखना यदि धनात्मक पूर्णांक, इसमें लिखना यदि धनात्मक पूर्णांक ए को, ए ये स्मॉल है, धनात्मक पूर्णांक ए को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक ए को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक, दोबारा से बोल रहा हूं, यदि धनात्मक पूर्णांक ए को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी, अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से विभाजित किया जाता है, बी से विभाजित किया जाता है, तो Q व R दो पूर्णांक इस प्रकार प्राप्त होते हैं, दो पूर्णांक इस प्रकार प्राप्त होते हैं, इस प्रकार प्राप्त होते हैं कि, इस प्रकार प्राप्त होते हैं कि। अच्छा ये बात समझ में यहाँ तक लिख लिया? तो उसके नीचे लिखना A बराबर BQ प्लस R। इस A का मतलब क्या है? A का मतलब क्या है? भाज्य।
अरे भाग देते हो ना आप इसको, जैसे कि कोई संख्या है 5 है, ठीक है ना, इसमें भाग दिया किसका, 2 का, ठीक है ना, ये कुल मिला के भाग कोई समझा रहे हैं अभी, यूक्लिड विभाजन यानी भाग की प्रक्रिया। देखो 5 है, 5 में किसका भाग दे रहे हो आप, 2 का, कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार, ठीक है। कितना आया यहाँ पे, 2 दूना 4, शेषफल कितना बचा, 1, जो ये 1 बचा यही क्या है, आर है, अभी मैं लिखा है ना आर, ठीक है। ये वाले 2 क्या है, ये क्या है, भागफल, भागफल, इसको यहाँ, ये जो क्यू है ना, ये क्यू, ये क्या है, भागफल। अरे ये वाले 2 क्या है, ये क्या है, भाजक है, ये क्या है, भाजक। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, बी से, ठीक है। और ये जो 5 है, ये 5 क्या है, ये क्या है, भाज्य, किससे प्रदर्शित किया जाता है, ऐसे, तो ए क्या है, भाज्य है, चलो ऐसे लिख देता हूँ, क्यों लिख लिया ना, ये रहा ना भागफल, ठीक है ना। और ये बी क्या है, भाजक है, और ये क्यू क्या है, भागफल है, ये आर क्या है, शेष फल। तो प्राप्त होता है किस प्रकार की लिखा था ना, उसके नीचे ये लाइन लिखना है, इस प्रकार इनको जमा भी देना है। ये इंग्लिश शब्द भी लिख दिया मैंने, और ये हिंदी में, भाज्य बराबर भागजक इंटू भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल, इस प्रकार इनको लिख लो, और उसके नीचे इस प्रकार भाग प्रक्रिया को भी लिख लेना। इसको लिखो, फिर इसको लिखना, फिर वो लिखने के बाद ऐसा लिख लेना, 5 बराबर, सॉरी, हाँ यही लिख लेना, 5 बराबर 2 इंटू 2 प्लस का 1, ये लो, ये यहाँ पहले ये लिखो, फिर इसके बाद ये भाग प्रक्रिया ये वाली लिखना, ठीक है। इसके बाद ये चीज लिखना, आ जाएगी बात समझ में, लिखो। अरे ये वाला नियम कंप्लीट हो गया ना, ये लाइन अपन भूल गए थे बीच में, इसको लिख लेना, मतलब आर शेषफल क्या है, इस प्रकार का। अब सेकंड टॉपिक डालो। अरे 2 नियम लिखे थे, तो 2 में पहला हो गया, सेकंड डालो, अंक गणित की, अरे अगला टॉपिक डालो, अंक गणित की आधारभूत प्रमेयिका, अंक गणित की आधारभूत प्रमेयिका, अंक गणित की आधारभूत प्रमेयिका। अरे नहीं लिखा गया, अंक गणित की आधारभूत प्रमेयिका। अरे तुम गलत मत पढ़ो रे इसको, राक्षस हो, मुझे पता है तुम क्या पढ़ रहे हो इसको। अंक गणित की आधारभूत प्रमेयिका, ठीक है। हाँ चुप लिखो, इसमें प्रत्येक भाज्य संख्या को, और हाँ अभी मैं इसको लिखूंगा ना, एक एक शब्द पे ध्यान देना क्या लिखवा रहा हूँ, प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के, अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों, अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनफलों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड, तथा यह गुणनखंड
प्रत्येक संख्या के लिए, प्रत्येक संख्या के लिए अद्वितीय, अद्वितीय अद्वितीय होते हैं। प्रत्येक संख्या के लिए कैसे होते हैं? अद्वितीय होते हैं। अर्थात गुणनखंड में, अर्थात गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं के, अभाज्य संख्याओं के आने का क्रम, अभाज्य संख्याओं के आने का क्रम, अभाज्य संख्याओं के आने का क्रम भिन्न भिन्न होता है। आने का क्रम कैसा होता है? भिन्न भिन्न होता है। एक मिनट में इस चीज को पूरी को समझा दूंगा क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। 2 लाइनें और लिखनी है, उसको लिख के आज का अपन लिखने का कार्य कंप्लीट कर दें। नोट लगा के 2 लाइन लिखनी है, तो नोट लगाओ। नोट में बस 2 लाइन लिखनी है, उनको लिख लेते हैं। लिखो, इस प्रमेयिका की सहायता से, प्रमेयिका इस प्रमेयिका की सहायता से संख्याओं के, प्रमेयिका की सहायता से संख्याओं के HCF, HCF व LCM ज्ञात करते हैं। HCF व LCM क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। अरे नहीं करते कि अब्बा कोई भी 2 संख्या भी 12 18 थी, उसका HCF LCM किसे ज्ञात किया अपन ने? 12 का क्या किया? अभाज्य गुणनखंड। 18 की क्या किए? अभाज्य गुणनखंड। किए नहीं किए? तो इसी की सहायता से अपन अभाज्य गुणनखंड की सहायता से LCF और LCM ज्ञात करते हैं। ठीक है, नोट नंबर 1 हो गया। नोट नंबर 2 करो। कलन विधि से, कलन, इससे पहले जो विधि लिखी थी अपन ने, कलन विधि से संख्याओं के, कलन विधि से संख्याओं के HCF ज्ञात करते हैं। कलन विधि से संख्याओं के HCF ज्ञात करते हैं। कलन विधि से संख्याओं के HCF ज्ञात करते हैं। लिख लिया यहाँ तक? अरे किसी की दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? चलो, ये क्या लिखवाया था मैंने इसमें, इसको समझा देता हूँ, फिर अपना लिखना कर आज की क्लास लमसम पूरी होती है। इसमें क्या लिखवाया था मैंने? अंक गणित की आधारभूत प्रमेयिका में क्या लाइन लिखाई थी? बोलना उस पहली लाइन को। अरे ये बंद मत करो, मैं भी लिखवा दूंगा नहीं तो। क्या लाइन लिखवाई थी? पढ़ना उसको। फर्स्ट लाइन क्या लिखवाई थी इसकी? लिख सकते हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा लिखा था, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसा लिखा था। तो कोई भी भाज्य संख्या बोलो, जैसे कि मैं बोल दूं 12, ठीक है ना? 12 बोल सकते हो, 16 बोल सकते हैं, कोई सी संख्या बोल सकते हो, 6 बोल दो, भाज्य संख्या है ना। तो इस संख्या को क्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है क्या? कैसे लिखा? जैसा लिखा था अपन ने 2 × 2 × 3। इसी संख्या को इस प्रकार तोड़ दिया अपन ने। क्या ये प्रत्येक संख्या अभाज्य संख्या है क्या? 2 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या है कि नहीं है? है ना? तो इस प्रकार इनको, जैसे 50 है, 50 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखे? 2 × 5 × 5। तो ये एक भाज्य संख्या थी, इसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख दे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? फिर आगे पढ़ो, क्या लिखा था? तथा ये जो गुणनखंड है प्रत्येक संख्या के लिए अद्वितीय होते हैं, ऐसा लिखा था। तथा ये गुणनखंड प्रत्येक संख्या के लिए अद्वितीय होते हैं। इसका मतलब, अद्वितीय का मतलब कोई जानता है? अद्वितीय का मतलब क्या होता है?
अरे नहीं, अद्वितीय का मतलब है कि वो उसके जैसा कोई और नहीं है। जैसे ताजमहल है ना, भारत में ताजमहल है ना, वो अद्वितीय है, उसके जैसा कोई और है क्या? नहीं है ना। हर इंसान अद्वितीय होता है। क्या आप जैसा कोई दूसरा इंसान है क्या? हर इंसान अलग है, ठीक है ना। तो कोई ऐसी यूनिक चीज जो उसके जैसी कोई और नहीं है, उसी के लिए क्या यूज शब्द यूज लेते हैं? अद्वितीय। यानी वही है, उसके अलावा कोई और नहीं है। तो यानी इस 12 के लिए जो ये अभाज्य गुणनखंड है, ये इसी के लिए है। अगर 50 के लिए अभाज्य गुणनखंड यही है, ये इस संख्या के लिए अद्वितीय हो गए। इसके जैसे मतलब ये अगर जैसे मैं यहाँ पे कुछ ऐसा अगर और संख्या लूं, 5 ले लूं, तो फिर जैसे ये अभाज्य गुणनखंड किसी और संख्या के हो जाएंगे, फिर अभी किसी और संख्या के अभाज्य गुणनखंड हो गए। यानी प्रत्येक संख्या के लिए जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो उसके लिए क्या होते हैं? अद्वितीय होते हैं। आ जाएंगे बात समझ में? फिर आगे क्या लिखा? यानी प्रत्येक संख्या के लिए अभाज्य गुणनखंड के आने का जो क्रम है वो भिन्न भिन्न होता है। यानी ये 12 के लिए ये है, तो 50 के लिए ये है, तो 60 के लिए अलग होगा, 14 के लिए अलग अलग संख्याएं होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? किसी की दिक्कत है क्या? ये आज तक जो पढ़ा है अपन ने क्या पढ़ा? HCF LCM पढ़ा, फिर उसके ये आधारभूत ये 2 प्रमेयिकाएं पढ़ी। ठीक है, आज ये पढ़ा। कल इससे आगे अपन है ना एक तो वापिस एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, और एक ज्ञात करेंगे HCF कैसे ज्ञात करते हैं। सवालों के लिए आपके जो सिलेबस में उस चीज को, दोनों को इनकी 2 लाइनें लिखवाऊंगा, कैसे ज्ञात करते हैं। कल इसको पढ़ेंगे, और फिर जो उदाहरण है अपना शायद पहला दूसरा उदाहरण है, उसको भी कल अपन कंप्लीट करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं कल। थैंक यू।